15 अगस्त 2022 भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला के पटल से देश को यह संबोधन दिया। सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के इसी डीकोलोनाइजिंग इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत के यूनियन होम मिनिस्टर माननीय श्री अमित शाह जी ने भारत के संसद में ये 3 बिल प्रस्तावित किए। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य बिल 2023। ये 3 बिल एग्जिस्टिंग कॉलोनियल एरा कोड्स आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को आगामी समय में रिप्लेस करेंगे। पहले आता है आईपीसी, द इंडियन पीनल कोड। ये भारत का ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है। इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1860 में इनैक्ट किया था, अर्थात पारित किया था, जो कि संपूर्ण भारत में ये 1862 में लागू होता है। सीआरपीसी, द क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, ये अरेस्ट, कोर्ट में ट्रायल्स और अंततः पनिशमेंट से रिलेटेड जितने प्रोसीड्यूर्स होते हैं उनको लेकर डील करता है। इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1861 में पारित किया था। ब्रिटिश एरा का फाइनल अमेंडमेंट सीआरपीसी में वो 1898 में हुआ था। बाद में सीआरपीसी 1898 को री इनैक्ट किया गया था 1973 में हमारे संसद के द्वारा, जिसके कारण सीआरपीसी 1898 रिपील हो गया। आज भारत में सीआरपीसी 1973 ही एग्जिस्टिंग सीआरपीसी है। इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस के डेफिनेशंस दिए गए हैं जो कि कोर्ट में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के एविडेंसेस के बारे में बताया गया है जो कि कोर्ट में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। किसी भी केस में पहले से क्या चीज प्रिज्यूम नहीं करना है, यह चीज भी डिफाइन किया गया है। इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1872 में पारित किया था। अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और इन कोड्स की हिस्ट्री समझने के लिए सन 1833 में आते हैं। सन 1833 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने चार्टर एक्ट 1833 पास किया, जिसके अंतर्गत 1834 में अर्थात 1834 में प्रथम लॉ कमीशन का गठन किया गया। थॉमस बैरिंगटन मैकॉले को उस लॉ कमीशन का अध्यक्ष बनाकर जून 1834 में भारत भेजा गया प्रेवलेंट लॉज के कोडिफिकेशन के लिए। परंतु क्यों, आखिर कोडिफिकेशन की आवश्यकता क्या पड़ी? तो इसका उत्तर है कि ब्रिटिश इंडिया में उस काल में अनेक लॉज प्रचलन में थे, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट से पारित चार्टर एक्ट्स, गवर्नर जनरल काउंसिल के एक्ट्स होते थे जो कि भारत पर लागू होते थे, मोहम्मडन लॉज हुआ करते थे, हिंदू लॉज हुआ करते थे, पारसी लॉज हुआ करते थे और ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए इंग्लिश लॉज हुआ करते थे। इतने सारे अलग अलग लॉज होने के कारण ब्रिटिश को भारत एडमिनिस्ट्रेट करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉ कमीशन को भारत में प्रचलित समस्त लॉज के कोडिफिकेशन पर अपने रिकमेंडेशन देने के लिए कहा। ब्रिटिश शासन की यह समस्या मैकॉले के इस वक्तव्य से पुष्ट होती। हमारे पूर्वीय साम्राज्य में हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ, पारसी लॉ, इंग्लिश लॉ लगातार एक दूसरे के साथ घुलते मिलते रहते हैं और एक दूसरे में बाधा डालते रहते हैं। ये कानून व्यक्ति और स्थान के साथ बदलते रहते हैं। एक समान कारणों में प्रोसेस एक राष्ट्र के अनुसार होता है तो जजमेंट दूसरे राष्ट्र के अनुसार होता है। अब आइए कोडिफिकेशन पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर कोडिफिकेशन है क्या, किस चीज को हम कोडिफिकेशन कह रहे हैं। किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी लॉज होते हैं उनको जब एक जगह सिस्टमैटिकली अरेंज किया जाता है कलेक्ट करके, तो उसे हम कोडिफिकेशन कहते हैं। और उस डॉक्यूमेंट को जिसमें एक सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे लॉज सिस्टमैटिकली अरेंज किए जाते हैं, उस डॉक्यूमेंट को कोड कहा जाता है। मैकॉले की अध्यक्षता में लॉ कमीशन ने इंडियन लॉज के कोडिफिकेशन को लेकर अपने रिकमेंडेशंस ड्राफ्ट के रूप में 1835 में गवर्नर जनरल काउंसिल को भेज दिया आगे की कार्यवाही के लिए। लॉ कमीशन के रिकमेंडेशंस में
कुछ जो अत्यंत महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस थे वे इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड को लेकर थे। रिकमेंडेशंस पर फर्दर रिवीजन करके अंत में सन 1860 को काउंसिल ने आईपीसी पारित किया, जो कि 1 जनवरी 1862 से भारत में लागू हुआ। इसी तरह सीआरपीसी भी फर्दर रिवीजन के बाद 1861 यानी 1861 में काउंसिल के द्वारा पारित किया गया। सीआरपीसी को 1973 में स्वतंत्र भारत के संसद ने फिर से पारित किया, जिससे ब्रिटिश कालीन सीआरपीसी रिपील हो गया। आज सीआरपीसी 1973 ही भारत में मान्य है। इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट करने का श्रेय जो है वो सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन को जाता है। ये एक इंग्लिश लॉयर और जज थे। इन्होंने 1869 में वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लीगल मेंबर का पोस्ट एक्सेप्ट किया और 1869 के दिसंबर में ब्रिटेन से भारत पहुंचे। इंडियन एविडेंस एक्ट काउंसिल के द्वारा 15 मार्च 1872 को पारित किया गया, जो कि भारत में 1 सितंबर 1872 यानी 1872 में लागू हुआ। अब आइए प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। आखिर इन 3 लॉज को रिप्लेस करके 3 नए बिल्स लाने का कारण क्या है? मेरे अनुसार 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या है सेल्फ रिस्पेक्ट की। कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र जिसने दासता से मुक्ति प्राप्त कर लिया है, उसे अपनी जर्नी और अपना डेस्टिनेशन खुद निर्धारित करना चाहिए। यदि वह राष्ट्र आज़ादी के बाद भी अपनी शासन पद्धति अर्थात पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, दंड नीति अर्थात पीनल कोड्स और अपने उत्थान के माध्यम के लिए कोलोनाइजिंग कंट्रीज द्वारा निर्धारित स्टैंडर्ड्स पर ही डिपेंड करता है, तो क्या उसे हम सही मायने में आज़ाद कह सकते हैं? अंग्रेज भारत को सिविलाइज करना चाहते थे। उनके सिविलाइज का अर्थ था भारत का यूरोपीयकरण। वे भारत के लोग, भारत के रिलीजन, भारत की ज्ञान परंपरा, भारत का कल्चर, इन सब को पिछड़ा मानते थे और यूरोप के रिलीजन, मोरल वैल्यूज और ज्ञान परंपरा को श्रेष्ठ मानते थे। इसकी पुष्टि मैकॉले के कुछ कोट्स करते हैं। कोट: एक अच्छे यूरोपियन लाइब्रेरी का सिंगल शेल्फ भारत और अरब के स्वदेशी साहित्यों के समस्त लाइब्रेरीज के बराबर है। मैकॉले का एक और कथन है: मेरा मानना है कि यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संस्कृत भाषा में लिखी गई सभी पुस्तकों से जो भी ऐतिहासिक जानकारी एकत्र की गई है, वह इंग्लैंड के प्रारंभिक विद्यालयों में उपयोग किए जाने वाले सबसे तुच्छ संक्षिप्तीकरण में पाई जाने वाली जानकारी से कम मूल्यवान है। संक्षिप्तीकरण का अर्थ समरीज होता है। मैकॉले के इन कथनों से उनकी मानसिकता कैसी थी इसका भान होता है। अपनी इसी मानसिकता के कारण आईपीसी में मैकॉले ने सिर्फ इंग्लिश लॉज को ही स्थान दिया, स्वदेशी मूल विधानों को नहीं। यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हम कॉलोनियल एरा के विधानों को ढोते रहेंगे, तो क्या अंग्रेजों के इस बात को पुष्ट नहीं कर रहे हैं कि हम उनसे कमतर हैं, अपने विधानों को स्वयं रचने में अक्षम हैं, इसलिए उन्हीं के विधानों से काम चला रहे हैं? और क्या ऐसे विधानों से हम न्याय की आशा कर सकते हैं जिनको बनाने वाले के मन में ही हमारे लिए हीन भावना हो? क्या यह विधान वाकई में हमें न्याय देने के लिए बनाए गए थे या हमें यूरोपियन सांचे में ढालने के लिए अर्थात सिविलाइज करने के लिए? इस बारे में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के संसद में दिए गए वक्तव्य इस बात की पुष्टि करते हैं। यह कानूनों की जो कानून रिपील होंगे इस तीनों विधेयक से, वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। अब आइए दूसरे कारण पर चर्चा करते हैं, आधुनिकीकरण। समय के साथ क्राइम करने के माध्यम भी बदल जाते हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक के ज़माने में क्राइम करने के ढंग में काफ़ी परिवर्तन आ गए हैं। इंटरनेट फ्रॉड, इंटरनेट स्कैम, हैकिंग, प्राइवेट डाटा को ऑनलाइन लीक करना, फेक न्यूज़, मॉब लिंचिंग, ये आधुनिक भारत की कुछ आधुनिक समस्याएं हैं। इनको पुराने विधानों से नहीं काबू में किया जा सकता। न्याय प्रणाली में भी आधुनिक तकनीक का भरपूर प्रयोग हो, इसके लिए विधानों में परिवर्तन आवश्यक था और ये परिवर्तन समय के अनुसार और लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार होते रहना चाहिए।
अब देखिए, सरकार की तरफ से कॉलोनियल एरा बिल को रिप्लेस करके नए बिल्स लाना भारत के न्याय प्रणाली के डीकोलोनाइजेशन में एक सराहनीय कदम है। परंतु अब ये इस दिशा की ओर कितना सफल रहेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। अब ये तीनों बिल भारतवासियों को न्याय दिलाने में कितना उपयोगी रहेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।